चलिए ठीक है, अभी हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास से रिलेटेड अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, आप लोग को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पता कर लो, या किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पता कर लो, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद आज हम इस चैप्टर को, आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। आवाज़ धीमी आ रही है? तो माइक की वजह से हो सकता है। देखना राजेश किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, जब तक माइक का अरेंजमेंट करा रहे हैं देख रहे हैं। यस सर किधर होंगे? इधर नहीं इसके पर्दे के पीछे। सर थोड़ा बहुत सर जीडीपी एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, थोड़ा बहुत जीडीपी एक्सप्लेन कर दें। ओके ठीक है, तभी बता दें। सर इकोनॉमिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं एनटीएस में? इकोनॉमिक्स उधर नहीं है, उधर नहीं है, उधर भी नहीं है। इधर है। इकोनॉमी में से आपका क्वेश्चन जो होता है लगभग, अगर हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों को कंपेयर करो तो 60% आपकी हिस्ट्री रहती है, 40% इकोनॉमी रहती है। ऐसा एसएसटी वाले में एसएसटी में टोटल देखो तो एसएसटी में लगभग रेशियो रहता है 20% का इकोनॉमी का, अगर 100% में से काउंट करो तो मतलब अगर सर 100 मार्क्स में से 100 में से 20 नंबर की सर टोटल मिला तो सर आज इकोनॉमी की शुरुआत हो रही है। इकोनॉमी हो चुका है एक क्लास सर आवाज़ बहुत समझ आती है। क्लास में सर अभी तक बोर्ड प्री बोर्ड चल रहे थे सर। हेलो, अभी क्लियर है बस? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हाँ कोई पूछ रहा था जीडीपी के बारे में, सर बता दीजिए फिर से। अच्छा ठीक है, चलिए जीडीपी के बारे में आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। जीडीपी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग देख रहे थे इसमें। जीडीपी देखिए, जीडीपी का मतलब होता है, मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन के हिसाब से टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्लियर करते चलेंगे और वहीं से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है इट इज़ द मनी वैल्यू। ठीक है, क्या है ये? मनी वैल्यू है एक तरीके से किसकी? जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर। मनी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स का होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या है? इन 4 पॉइंट से बहुत इजीली आप समझ सकते हो क्या है ये। एक तरीके से टोटल काउंट ऑफ मनी वैल्यू है, जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसका काउंट है एक तरीके से, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो गुड्स की बात हो रही है, देखो गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं आपके, एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, किसी को ये पता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है,
डोमेस्टिक टेरिटरी और फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी हम लोग जब एक गुड्स एंड सर्विसेज का काउंट करते हैं, टोटल मनी वैल्यू को उसको काउंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जीडीपी कहलाता है। मैंने बोला जिन गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो गुड्स कैसे हैं? दो तरीके के हमारे पास में, ठीक है। एक फाइनल गुड्स है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स वो होते हैं कि आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। आप मार्केट के अंदर गए, ब्रेड बना बनाया रखा हुआ है, आपने ब्रेड कंज्यूम कर लिया, खरीद लिया वहाँ पे जाके, वो फाइनल गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी कंप्लीटली नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, वो हेल्प करते हैं फाइनल गुड्स को फॉर्म होने में। जैसे ब्रेड की बात करी मैंने, वीट होता है, वीट से ब्रेड बनता है, मैदा से ब्रेड बनता है, तो मैदा या वीट क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, जो कि फाइनल गुड्स को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के गुड्स क्या होते हैं आपके? इंटरमीडिएट गुड्स ये होते हैं जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फर्दर प्रोडक्शन में मतलब आपका ये हो गया कि वीट या आटा या मैदा ले लिया हमने, उसी से तो हम ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो उससे जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है, और जब ब्रेड बना के फाइनल तैयार रह जाता है वो फाइनल गुड्स कहलाता है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इस टाइप की चीज़ों को काउंट करते हैं। अब गुड्स के अंदर मैंने बताया जीडीपी के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स आता है। सर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का जो डेफिनेशन है सर, वो प्रोडक्ट वाइज चेंज नहीं होता? प्रोडक्ट वाइज चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। जब कोई जैसे मशीनरी की बात कर लो, अगर मशीनरी की बात करेंगे तो मशीनरी अपने आप में एक फाइनल गुड है। अगर आप देखो मशीनरी क्या है, अपने आप में एक फाइनल गुड है, पूरी तैयार होकर बन के ही तो आई होगी, तब तो फाइनल गुड बनी होगी वो आगे। लेकिन मशीन क्या करती है? और ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो मशीन एक इंटरमीडिएट गुड्स का भी काम करती है ना। जैसे मशीनरी हमारा इंटरमीडिएट गुड का काम भी कर रही है, फाइनल गुड्स का भी काम। तो इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे आप कार ले लो, कार का एग्जाम्पल ले लो, कार के अंदर टायर लगा हुआ होता है, ठीक है। टायर क्या है? टायर दोनों है, फाइनल गुड्स भी, इंटरमीडिएट गुड्स भी। पहले तो टायर पूरा बन के आया, अलग से आप कार में टायर भी लगवाने जाओगे तो एक टायर फाइनल गुड्स के फॉर्म में भी कंज्यूम करोगे आप। एक आप कार बनी बनाई खरीद लो तो कार में टायर लगा हुआ आता है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स का फॉर्म कर रहा है वो। फाइनल गुड्स को कंप्लीट करने में जो भी हेल्प करे वो क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है हमारा, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। जीडीपी में काउंट इसलिए इसको नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर आप देखो जीडीपी के अंदर उसको काउंट करने की कोशिश करोगे तो फाइनल गुड्स में पहले से इंटरमीडिएट गुड्स आ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे मतलब इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड में काउंट होते हैं? सारे इंटरमीडिएट गुड्स जाके फाइनल गुड ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग डबल काउंटिंग से बचने के लिए इसको काउंट नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में से हटा दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर का रेंज आपका होता है, देखो बेटा 1 अप्रैल से बोला जाता है इसको। जो 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका, तो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब की डेट बदलती है और काउंट होता है पूरे ईयर की जीडीपी या इकोनॉमी कितनी आई है। तो इस समय में इस चीज़ को काउंट किया जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर इसको माना जाता है 31 मार्च तक, ठीक है। और इसमें भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 4 क्वार्टर्स होते हैं टोटल आपके, ठीक है। 4 क्वार्टर्स में, हाँ, 3-3 के मंथ्स के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाता है 4 क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है। तो जीडीपी टर्शरी, ठीक है। सर इसमें क्या क्या आता है सर, बस ओवरव्यू दे। अच्छा, ठीक है। देखो प्राइमरी जो होती हैं आपकी, प्राइमरी जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब हो गया पूरी तरीके से आप नेचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हो। नेचुरल एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प ले रहे हैं। फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को काट के हम लोग लकड़ी वकड़ी का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब फिशिंग वगैरह जैसे हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ है आपकी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब सीधे पहुँच जाओ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हो, जहाँ पे मशीनरी की बात हो रही हो, वो सब क्या है आपकी? वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपकी। हाँ, डेयरी की अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो फैक्ट्री में जो अमूल दूध वगैरह का जो प्रोडक्ट वगैरह का होता है, ये सेकेंडरी में आता है, एकदम आता है। डेयरी फार्मिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ कि डेयरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं ऐसे करके नॉर्मल बेसिस पे, नेचुरल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, वो रॉ मटेरियल्स एकदम प्राइमरी के अंदर होते हैं। जो मशीनरी सेकेंडरी में इन्वॉल्व होगी, हाँ, प्राइमरी में मशीनरी एकदम इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं। हाँ, वो सेकेंडरी हो जाएगा। जैसी मशीनरी इन्वॉल्व होना शुरू हुई वो सेकेंडरी सेक्टर में। एक एग्जांपल शुगर केन का मैंने दिया था आपको लास्ट टाइम, तो शुगर केन ऐसे ही तो होता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो जहाँ पे इंडस्ट्री ऐड हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग या मशीनरी जो भी ऐड हो जाए, वो सेकेंडरी हो जाती है। टर्शरी सेक्टर का मतलब टोटल सर्विसेज हो गई यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज क्या है आपकी, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ पे आती है, ठीक है। अब जीडीपी वाला क्लियर हो गया पॉइंट। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो
सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सर वो किसी कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा? वो किसी कंट्री की जीडीपी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी अर्निंग कर रहा है यहाँ में भारत के अंदर रह के, तो हर किसी की अर्निंग्स जीडीपी के अंदर काउंट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब हम लोग अभी आगे बात करेंगे, इसके अंदर दो फॉर्म और होती हैं जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। कुछ लोग फॉर्मल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑथोराइज करती है, उसको अपने अंडर कन्वर्ट करती है, ठीक है। जो नॉन फंडिंग की बात कर रहे हो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो आपके इनफॉर्मल टाइप के होते हैं, ठीक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यू का कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ एक सेलिंग घूम तो रही है कंट्री के अंदर। तो कंट्री के अंदर कुछ भी घूम रहा है उसको कैप्चर करके आपको जीडीपी के अंदर लाना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो भी काउंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने ये सब चीज़ें देख ली थी। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस पब्लिक प्राइवेट भी देख लिया था। पब्लिक प्राइवेट के बाद में ये रह गया था हम लोग का एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम लोग ने क्या करा था, इसको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है हमारा, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब आपका होता है जो टोटली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, या जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मतलब बोल रहा हूँ, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल गया, या जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, तो वो आपकी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म का हो जाता है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट की नज़रों के सामने हो, हाँ, गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करे, गवर्नमेंट के पास में उसके ऑथेंटिक पेपर हो, सारा का सारा काम किस पे हो रहा है, एक तरीके से गारंटी पे हो रहा है। जब एक गारंटी पे होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जब तक किसी तरीके के अनएथिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होगी, गारंटी लाइफ टाइम है आपकी, आपको जॉब नहीं छूट सकती। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ये गारंटी हमको नहीं मिलती है, ठीक है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। बहुत सी प्राइवेट जॉब्स करते हो आप, सारी चीज़ें करते हो, इसके अंदर गारंटी नहीं है कब आपकी जॉब चली जाए। अभी कोविड-19 का टाइम आया, हम लोग ने देखा तो कितने सारे सेक्टर्स के अंदर जॉब चली गई, लोगों की जॉब चली गई। तो वो जॉब जाने का मतलब क्या हुआ, वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के लोग थे जिनकी जॉब इसके अंदर चली गई, ठीक। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें हमारे भारत के अंदर, अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज़्यादा आते होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज या गवर्नमेंट जॉब को हर कोई तो ले नहीं सकता। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग कहाँ होंगे, अनऑर्गेनाइज टाइप पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को दो तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। एक होता है आपका फॉर्मल, कितने भी प्राइवेट कंपनीज जी, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एश्योरिटी नहीं मिल रही है आपको, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज फॉर्म में आएंगी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज में भी दो तरीके की आपकी कंपनीज़ होती हैं, एक फॉर्मल होती हैं, एक इनफॉर्मल होती हैं। या एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। एक तो ये होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में आपको पीएफ मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, और जितनी भी सारी की सारी सिक्योरिटीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब सैलरी अगर आपकी 60,000 रुपये है तो 60,000 सैलरी में से 2-4 हज़ार रुपये काट के आपको रख लिए जाते हैं। हाँ, ये एक तरीके से आपको मिलता है कि थोड़े टाइम आपको सिक्योर करके रखा जाएगा सिक्योरिटी के रूप में, और आपको थोड़े दिन में वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है एक तरीके से। तो फॉर्मल के अंदर क्या आते हैं, पीएफ, इंश्योरेंस या आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह जो होती हैं, तो इस टाइप की जितनी भी जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स, वो फॉर्मल के अंदर आ जाती हैं। इनफॉर्मल के अंदर ये वाली हाँ, पेंशन भी मिलता है, पेंशन भी इसके अंदर आता है। फॉर्मल के पेंशन अलग है, पेंशन अलग है, पीएफ अलग है। पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास अपनी सैलरी की थोड़ी अमाउंट जमा करनी है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़े समय में आपको वापस कर देती है वो, ठीक है, उसको अपने पास नहीं रखती। अब एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर कैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब तो है लेकिन वहाँ पर पीएफ नहीं है, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक है। इस टाइप के सेक्टर भी होते हैं जहाँ पे प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो सेक्टर आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने आपको किसी, मान लो अगर माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हो उसके अंदर, तो माइनिंग एक्टिविटी के अंदर आपकी एश्योरिटी ली जाएगी कि आपकी जान का अगर रिस्क है इसके अंदर, तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं एक बीमा करा दिया जाता है कि अगर ये पर्सन मर जाता है तो इसकी फैमिली को हम इसका पूरा
हाँ, फैमिली इंश्योरेंस वगैरह जो जैसे LIC वगैरह में जो होता है ना, तो वो इंश्योरेंस करा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, टीचिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट टीचर हो आप, गवर्नमेंट टीचिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको क्या इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत है कि आप मर जाओगे रास्ते में जाते हो, ऐसा हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वो एम्प्लॉयमेंट मैंने जैसे एग्जांपल दिया, तो टीचर के ऊपर इतना रिस्क नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस अगर आप देखो तो उसको जानकारी, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बनाई जाती, ठीक है। आर्मी वाले होते हैं एकदम पूरी तरीके से फॉर्मल होते हैं, प्योर फॉर्मल ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर वो लोग आते हैं, क्योंकि डिफेंस का पूरा सेक्टर गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। चलिए ठीक है, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हम इसको देखते हैं, देख सकते हो आप, आपने डिफेंस पूछा भी, सामने आ भी गया आपका फोटो, है ना, ठीक है। तो पीपल जो भी होते हैं कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग देख सकते हो कि ऐसे लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, या तो फिर आपकी वो आर्मी या डिफेंस सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या तो फिर आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑफिशियल वर्क्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी तो होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्रीज वगैरह जो काम करती हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो आप लोग ये देख ही सकते हो, लेबर मजदूर वगैरह जो होते हैं, डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं, ठीक है, या अगर आप देख लो कि जितने भी डेली वेजेस वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड जॉब्स हैं, उनकी जॉब का पता नहीं है, आज बेच रहे हैं कुछ चीज़ बना के, कल वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, या चलेगी नहीं चलेगी, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कहीं ना कहीं हमारे। अब हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। सर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर होता है एकदम, हाँ हाँ, SBI जो होता है आपका पब्लिक सेक्टर एक तरीके से, पूरी तरीके से। प्राइवेट सेक्टर आप देख लो तो जैसे कोटक महिंद्रा वाले बैंक वगैरह जो होते हैं ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर में, हाँ, तो इसका भी ऐसे ही रोल होता है। तो अब इसके अंदर देखो आप, आपके सामने एक ग्राफ है पूरी तरीके से, ये वर्कफोर्स का ग्राफ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में कितने % लोग इन्वॉल्व होते हैं। MCQ में पूछता है आपको ऐसा, ठीक है, MCQ के अंदर पूछेगा अनऑर्गेनाइज्ड में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइज्ड में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। डेटा पूछ सकता है आपसे कि ये हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में कितने। अब ये जो वर्कफोर्स आपको दिख रही है, सबसे पहली बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर GDP से लेकर जितने भी रिलेटेड डेटा हैं, ये सब काउंट कौन करता है, ये NSSO करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, कौन करता है। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या नाम होता है इसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये दो ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे पास में, NSO और CSO, ठीक है। एक था नेशनल सर्विस ऑफिस और एक था आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। दो ऑफिस थे हमारे पास में। गवर्नमेंट ने क्या करा, 2015 के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक, दोनों का काम लगभग सेम था, तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया, और इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, ये NSSO बना दिया, ठीक है। तो अब जितना भी वर्क है सारा का सारा वर्क कौन देखता है, NSSO देखता है, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की फुल फॉर्म होती है। और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, GDP रिलेटेड जितने भी आपको डेटास प्रोवाइड करते हैं तो वो यही लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्कफोर्स की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बोल रहा है 83% लोग इन्वॉल्व हैं, अनऑर्गेनाइज में 17% लोग इन्वॉल्व हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि भारत की अगर पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो क्या 130 करोड़ में से 83% अनऑर्गेनाइज्ड और आपके 17% अनऑर्गेनाइज्ड है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, वर्कफोर्स का मतलब ये होता है जो लेबर फोर्स है एक तरीके की, भारत के अंदर जो काम करने लायक लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लेने लायक लोग हैं, वो रेशियो जो हमारा काउंट किया जाता है, वो एज है हमारी 15 to 59 ईयर्स। हम एम्प्लॉयमेंट में किन लोगों को काउंट करते हैं, 15 to 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं। लीगल वर्किंग एज यही है। लीगल वर्किंग एज का मतलब अगर आप चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर जाना चाह रहे हो तो वो 14 ईयर्स, अगर बिलो 14 ईयर्स होगा तो उसके बाद में आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक की एज ऐसी है कि जो आपकी वर्क फोर्स कहलाती है एक तरीके से, या लेबर फोर्स। 60 पे रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए 59 को लास्ट रखा गया, 60 पे इसीलिए रिटायर। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आती है, शायद अब तो एज बढ़ा दी गई है कुछ सेक्टर में मैं वही बता रहा हूँ। ये गवर्नमेंट की क्या होती है, एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, अगर किसी की एज क्राइटेरिया बढ़ाना है, उसको लग रहा है 59 प्लस भी कोई पर्सन काम कर सकता है, तो वो एज के अंदर इम्प्रूवमेंट कर देती है। जैसे 59 से किसी सेक्टर में देखोगे आप 65 ईयर भी है, ठीक है,
इलेक्शन, हाँ मेडिकल सेक्टर है, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होते हैं हमारे 65 ईयर्स तक जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो गए, ये सारी चीज़ें वो भी आगे चल के कर सकते हैं। हाँ तो प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं 60+ प्राइम मिनिस्टर सर? प्राइम 78 सर प्राइम मिनिस्टर सर ऑर्गेनाइज बैंक क्या नाम है इसमें? प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ये बनाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का वो वर्कफोर्स तरीके से नहीं कहा जाता है उसको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्म है आपकी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा का हाईएस्ट लीडर कहलाता है, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, लेकिन प्रेसिडेंट की एज का क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या है आपका? प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है? लीडर ऑफ लोकसभा, और लीडर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इस वजह से उसका एज क्राइटेरिया जो है वो 65 या 60 इन चीज़ों में बांधा नहीं गया है। जो भी इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करेगा वो इलेक्शन लड़ना, वो एज बांध दी गई है, ठीक है, वो होनी चाहिए। वहाँ पर रख दिया गया कि इतनी एज में आपको प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। प्रेसिडेंट, अब ये सब पॉलिटी का मेरे से ही पढ़ लोगे, इकोनॉमी पढ़ लो ना, इकोनॉमी का पढ़ लो, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लो, इकोनॉमी के अंदर पढ़ लोगे। अभी पॉलिटी वाले सर आपके कल आएंगे, पॉलिटी उनसे पढ़ना, वरना हमारी इकोनॉमी पीछे रह जाएगी, ठीक है। हाँ जो सर से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सर, मिनिस्टर्स हैं सर, ये ऑर्गेनाइज में आते कि अनऑर्गेनाइज में? सब ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, क्योंकि इनका वर्क ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से थ्रू होता है। पार्लियामेंट संसद पूरी तरीके से सब कुछ डिपेंड किस पे, ये सब जीत जात के आ ही कहाँ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट अपने आप में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरी तरीके से, ठीक। जो भी देख लो, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसके कंप्लीट हो, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को पूरी तरीके से ले रहा हो, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये सब अब आप लोग सेक्टर डिवाइड करते चले जाओ, आपको खुद पता लगता चला जाएगा कौन ऑर्गेनाइज में कौन अनऑर्गेनाइज, ठीक है। सर हाँ सर, अर्बन सर मतलब टोटल इसमें सर जो ग्राफ बना हुआ है सर 47 करोड़ लिखा हुआ है सर, मतलब इंडिया में बाकी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, यही बताने जा रहा हूँ। ये जो रेशियो आपके सामने दिया हुआ है 83% और 17% का, ठीक है। इसके अंदर जो अर्बन एरियाज़ में है, अर्बन एरिया में ये जो 15 to 59 ईयर्स मैंने लिखा, अर्बन एरियाज़ में भारत के अंदर 13% लोग रहते हैं इस एज ग्रुप के। किस एज ग्रुप के? 15 to 59 ईयर्स है। कितने लोग रहते हैं? 13% लोग वो हैं जो वर्क फोर्स है हमारी, या लेबर फोर्स है हमारी। वो लेबर फोर्स कितनी है? 13% है। 13% 13 करोड़ 13%, ये परसेंटेज में परसेंटाइल है। ये करोड़ के अंदर जो है आपका, उसको परसेंटाइल में लेकर चलो। करोड़ के अंदर ये आपको काउंट करने के लिए बस डेटा के हिसाब से लिख दिया गया कि करोड़ के अंदर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। तो परसेंटेज में जब निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में लेकर चलो, इतना परसेंट रेशियो हमारा जो, ठीक है। तो 13% ये हो गया, और इसके बाद में ये रेशियो जो हमारा आता है, ये कितना आता है? 34% आता है, ठीक है। 34% रूरल एरिया के अंदर काम करने वाले। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? रूरल एरिया के अंदर। क्यों है ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रूरल एरियाज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आज भी, कल मैंने एक ग्राफ आपको दिखाया था कि एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा लोग आज के टाइम में इन्वॉल्व हैं। तो उसका रेशियो इसीलिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है 34%। अब इनका टोटल जब करा जाएगा तो टोटल कितना पहुँच रहा है भाई? 47% की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अब जब 47% टोटल हमारे पास में वर्क फोर्स है, 53% लोग काम नहीं करते भारत के अंदर, ठीक है। 53% लोग वर्कफोर्स नहीं है, या तो वो 14 के डाउन है, या बिलो है 14 के, या फिर 59 प्लस है। तो ऐसे लोगों को हम काउंट नहीं करते। ये वाली वर्कफोर्स है हमारी, जो वर्कफोर्स या लेबर फोर्स हमारे यहाँ काम करती है, ठीक। तो इसमें से, इस 47% में से 83% लोग क्या हैं? अनऑर्गेनाइज में हैं, और 17% ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। ये ग्राफ समझ आ गया? इस ग्राफ के थ्रू आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो इस ग्राफ को देख के बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। चलिए सर, हाँ सर जो इंक मार के सर उसको प्लीज रहने दीजिएगा, इस इंक मार को रहने दें। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए यही वाली फाइल आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक। चलिए, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, अब एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी तो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत सालों से। जब से हम कहीं ना कहीं फ्रीडम लिया है, या फ्रीडम से भी पहले की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत हैवी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप देखो तो 83% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं, और ये अपनी जॉब को कभी भी लूज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये देख सकें कि एम्प्लॉयमेंट
जनरेट हो रहा है या एम्प्लॉयमेंट लोगों को अच्छी तरीके से मिल पा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको है, क्या है बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट, उसका मतलब क्या हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? जो एम्प्लॉयड नहीं है, हाँ बिल्कुल सीधी बात है, जो एम्प्लॉयड नहीं है वो अनएम्प्लॉयड ही होगा। जॉब हमेशा खतरे में है, जिनकी जॉब हमेशा खतरे में वो भी अनएम्प्लॉयड। ये तो एम्प्लॉयड होंगे ना, देखो इनकी जॉब टेम्परेरी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, अगर वो वर्क फोर्स में आता है 15 to 59 ईयर्स में और वो विलिंग टू वर्क है, इच्छा जाहिर कर रहा है काम करने की, ठीक है, काम करना चाहता है और वो कैपेबल ऑफ वर्क भी है, वो काम कर भी सकता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बीटेक है, बीटेक करने के बाद में वो किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके आराम से जॉब कर सकता है, लेकिन उसके बाद में भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। विलिंग टू वर्क एंड कैपेबल ऑफ वर्क एंड स्टिल नॉट गेटिंग जॉब, ठीक है, विलिंग है, कैपेबल भी है, लेकिन उसके बाद में भी उसको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर बहुत बड़ा रीज़न है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको नहीं मिल पाती हैं। वो इस कैपेबल तो है लेकिन वो उस कैपेबिलिटी को शो नहीं कर पा रहा है अपना, क्योंकि जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इफ़ अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड कैपेबल ऑफ वर्क एंड स्टिल नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हम इसी चीज़ को कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ऐसा सेक्टर है कहीं ना कहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में होता क्या है, किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो वो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से, जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि विलिंग टू वर्क है, कैपेबल ऑफ वर्क है, लेकिन उसके बाद में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक। सर एक हाँ सर जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह आती हैं सर, वो इकोनॉमी का पार्ट है उनकी पॉलिटी का? इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन अगर लॉ बन रहा है तो वो पॉलिटी का पार्ट हो रहा है। अगर वो किसी पॉलिसी को लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही की पॉलिसी को लेके आए, तो वो क्या है, इकोनॉमी का पार्ट। हम लोग को मेजर सर जो इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी में सर, वो सब पॉलिसीज याद करनी है? नहीं, पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा नहीं, इतना आपसे पॉलिसीज़ थोड़ी पूछेगा वो 5 ईयर प्लान्स पूछ रहा होगा। कुछ 5 ईयर प्लान्स ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी थी, हाँ, तो वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपका जब 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे हम लोग तो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पॉलिसीज नहीं आती। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ, अब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भूखा तो नहीं मार सकती लोगों को, ठीक है, हंगर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे देती है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा कि आप अपना रोज़गार चला सको, जिसको रोज़गारी बेरोज़गारी भत्ता कहते हैं हम लोग, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस वगैरह इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर मंथली अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो रजिस्ट्रेशन करा के आपको 300 रुपये 400 रुपये महीने के मिलते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे मिल जाते हैं कि आप अपना थोड़ा बहुत खाने पीने भरे का निकाल सकते हो, इतना हो जाता है। तो हाँ सर, जो अनस्किल्ड लेबर होता है सर, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकता है? अनस्किल्ड लेबर जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिली हुई होती है, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर को पहली बात तो जॉब नहीं मिलेगी अगर वो अनस्किल्ड है, ठीक है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है पूरी तरीके से, हाँ, तो वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर आएगा। तो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर भी आपका क्या होता है, अगर आप उसको देखो तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ही रहा है आपका, किसी भी फॉर्म में करे, फॉर्मल में करे, इनफॉर्मल में करे, ऑर्गेनाइज करे, अनऑर्गेनाइज, इसलिए मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों बता दिया आपको। लेकिन मिनिस्टर लोग होते हैं सर, वो तो होते स्किल्ड होते नहीं हैं सर, जिस को अब वो तो डिबेट वाला इशू है, हमारे यहाँ लॉ ऐसा बना हुआ है, लॉ ने उसको बोला हुआ है, तुम लोग पॉलिटी को ना मिक्स करो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? यस सर। हाँ बताइए। यूएस में सर कल्चरल सेक्टर को सर बिजनेस की तरफ माना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग एम्प्लॉय होते हैं। यूएसए के अंदर की बात कर रहे हैं आप? और सर इंडिया में सर
यूएसए की बात कर लो आप, यूएसए की बात कर लो। देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को लेके बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते हैं जो इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो पाए। वो जब अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगा। जैसे एक टाइप का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखो इंडिया के अंदर देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर उतना पैसा नहीं है जितना यूएसए के अंदर है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हमको सिर्फ यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये सब अभी पढ़ोगे तो ये चीज़ अभी आगे क्लियर होगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का। हाँ, उनके पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं सर, उनके पास तो अपनी जॉब की गारंटी है सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बिजनेस हो गया एक तरीके से। जो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हो आप लोग, वो कुछ ना कुछ बिजनेस को करते होते हैं, वो पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड के फॉर्म के आते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है। उनके पास जॉब गारंटी, जॉब गारंटी कह सकते हो कि बिजनेस ठप हो गया, कोविड आया, बंद हो गया, गवर्नमेंट तो उसका पैसा नहीं दे रही है ना, गवर्नमेंट ना उसकी सिक्योरिटी ले रही है किसी तरीके की। आपको तो अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ सिक्योरिटी भी तो लेनी पड़ेगी आपको। और सर जो सर जैसे कोई बिजनेसमैन है, हाँ, या कोई आर्किटेक्ट है सर, हाँ, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को लेने का टेंडर हो रहा है, हाँ सर उसको मिल गया सर वो प्रोजेक्ट, ठीक है सर तब वो तब उसकी जो कंपनी है सर वो सर ऑर्गेनाइज नहीं सर, कंपनी प्राइवेट है, यस कंपनी प्राइवेट है और उसने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की क्या ली है, वो सिक्योर, गवर्नमेंट ने उसको रोड बनाने को दे दिए, Yes. किसी को भी दे दिया, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ने उसको कंस्ट्रक्शन करने को दे दिया, रोड का कंस्ट्रक्शन करिए आप जाके पूरी तरीके से। पहले तो चीज़ ये सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड, वो कंपनी ऑर्गेनाइज्ड है, वो सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड है, वो कंपनी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसको जो वर्क मिला हुआ है अभी वो पार्ट टाइम वर्क मिला हुआ है। तो वो पार्ट टाइम वर्क जो उसको मिला हुआ है, वो पार्ट टाइम वर्क की वजह से वो कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगी, कंपनी तो अनऑर्गेनाइज्ड ही रहेगी ना, कंपनी में किसी तरीके की क्राइटेरिया में चेंज नहीं आएगा। ऐसे तो फिर एनजीओस को पूरी तरीके से कन्वर्ट करके गवर्नमेंट अथॉरिटी पूरी ले लेगी अपने हिसाब से, उसको करने की शुरू कर देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है कि उनको थोड़े टाइम के लिए टेंडर दे देती है, जब तक टेंडर दिया तब तक टेंडर देने तक तो सिक्योरिटी ली गवर्नमेंट ने, वापस में फिर जैसे खत्म हुआ टेंडर अपनी सिक्योरिटी विदड्रॉ कर लेती है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी आपके पास में, जब तक आप जीवित हो तब तक सिक्योरिटी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बोला टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास में, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जैसे हमको समझ आ जाएंगे, हमको समझ आ जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है आपका, ठीक है। जैसे इसके अंदर चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन। हिडन का मतलब ये छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, हमको दिखेगा नहीं लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में रहता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, खेत है, एक खेत के ऊपर क्या है, कई सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं। अब वो फील्ड मान लो आप, वो 4x5 की फील्ड है, ठीक, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 4x5 की फील्ड है। अब इस फील्ड के ऊपर एक वर्कर यहाँ पे मान लेते हैं, एक वर्कर यहाँ पे मान लेते हैं, एक सेंटर पे मान लेते हैं, 3 वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। तो इस फील्ड पे पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ती किसी 4th पर्सन की, ठीक है, 3 वर्कर ही इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते थे। उस खेती को जो भी, ये मान लिया शुगर केन को उगा रहे थे, शुगर केन को उगाने के लिए ये 3 पर्सन काफ़ी थे 4x5 की फील्ड के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, अब जो और पर्सन है, कुछ और पर्सन ने आके इसके अंदर ऐड होना शुरू कर दिया, ये ऐड हो गया कि ये ऐड हो गया कि ये ऐड हो गया कि, जैसे ये तीनों लोग आके यहाँ पे ऐड हुए, उनके ऐड होने की वजह से क्या हुआ, ये तीनों यहाँ पे ऐड क्यों हुए आगे, क्योंकि इनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तभी तो आगे फील्ड के अंदर ऐड होंगे। अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट होता तो ये क्यों आते फील्ड के ऊपर काम करने। तो ऐसी जगह जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरत सिर्फ 3 लोगों की थी, लेकिन वहाँ पे जुड़े कितने लोग हैं, 6 लोग जुड़ गए आके, 7 लोग जुड़ गए आगे, 8 लोग। लेकिन हमको दिखेगा क्या कि वहाँ पे वर्क तो कर रहे हैं वो लोग, एग्रीकल्चर फील्ड में काम तो कर रहे हैं, और काम करने में उसके बदले उनको वेजेस भी मिलेगी, इनकम भी मिलेगी, अर्निंग भी होंगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो अर्निंग एक्चुअल थी किसकी, 3 लोगों की थी, लेकिन अब वो डिवाइड कितनों में हो जाएगी, 6 लोगों में हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ऐसा बहुत से सेक्टर्स के अंदर होता है। एक्चुअल काम नहीं है उनका, एक्चुअल काम नहीं था उनका, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आए, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, किसी तरीके का कोई वर्क ही नहीं है उनके पास करने के लिए। अगर कोई स्कूल में अगर 10 टीचरों को की जॉब है, लेकिन 12 टीचर आ गए, एक 4 बन गया, एक 1 बन गया, 2 बन गया, तो सर वो भी हिडन
वो देखो गवर्नमेंट पहले तो वैकेंसीज जो होगी जितनी निकलेंगे उतने ही टीचर उसमें अपॉइंट होंगे, उससे ज़्यादा तो अपॉइंट हो नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ संविदा पे नौकरियाँ लगती हैं, कुछ संविदा होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियाँ लगती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियाँ लगती हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, आ जाते हैं। हाँ, तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हो कि ऐसी जगह है 4 लोग काम करने चाहते थे, 4 टीचर्स उसको कवर कर सकते थे। ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत होता है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा बहुत होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, 2 टीचर्स को रखा गया, 3 टीचर्स को रखा गया, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो कहीं। लेकिन सबसे मेजर एग्जाम्पल ये एग्रीकल्चर फील्ड वाला है आपका, इसको याद रखेंगे तो डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आगे लिखी है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दे रहा हूँ, डेफिनेशन से पढ़ लेना इसका, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट आपका होता चला जाए। सीजन के अकॉर्डिंग मतलब मान लिया कि विंटर का सीज़न चल रहा है, ठीक है। अब विंटर के सीज़न के अंदर बाहर जो है अगर हम लोग देखने चले जाएं तो हमको विंटर के सीज़न के अंदर गोभी मिलती है, ठीक है। गोभी समझते हो, गोभी की सब्ज़ी जो होती है, विंटर सीज़न के अंदर गोभी मिलती है। अब गोभी बेचने वाला अगर सिर्फ गोभी की उगाई कर रहा है, उसके पास सिर्फ गोभी की उगाई करने के लिए है, वो समर सीज़न के अंदर गोभी को नहीं बेच पाएगा। समर सीज़न में उसके पास अब गोभी बेचने के लिए नहीं है, अब वो उगा ही नहीं सकता समर सीज़न के अंदर, तो उस समय में क्या रहेगा, वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट वेंडर वगैरह जो होते हैं फ्रूट्स लगाते हैं। कुछ फ्रूट्स आपके सीज़न किसी सीज़न में चलते हैं, किसी सीज़न में नहीं चलते हैं। तो जिस सीज़न में अगर वो फ्रूट्स नहीं चल रहे हैं तो उस सीज़न भर उसको क्या रहना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है आपका, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जब उसको सीज़न के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड रहना पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद में चलो देख लेते हैं साइक्लिकल वाला, पहले देख लेते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी यूएसए के बारे में किसी ने पूछा था, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक साइकिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके की एक साइकिल होगी आपके सामने, वो साइकिल क्या होती है, यस यस यस। जैसे एग्रीकल्चर है सर, एग्रीकल्चर मान लीजिए कभी बारिश नहीं हुई सर, तो इरिगेट नहीं हो पाया सर, तो क्या जो वो फार्मर्स हैं सर, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे सर उस पीरियड के? हाँ, उस समय में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। किस टाइप के उसमें आएगा? तो वो भी आपका अगर देखोगे तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। अगर फार्मर जो है सर, वो एक फिक्स पीरियड के तो नहीं होता सर, जैसे कभी काफी ज्यादा बारिश हो जाती है तो अच्छे इरिगेशन होता है सर, कभी नहीं होती है सर, ऐसा कभी 2-3 साल में होता है सर, वो इरेगुलर। अगर पूरी तरीके से फसल क्रॉप पूरी ख़राब हो गई, सारी क्रॉप ख़राब हो गई, तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट क्या है, एमएसपी देती है, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या कुछ हेल्प करती है किसानों की कि आपकी फसल ख़राब हो गई कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे आपने बोला, हाँ, जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे, सुनामी टाइप का अगर ले लो एग्जाम्पल, या बड़ा तूफान आ गया उसने सब ख़त्म कर दिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे देती है, ऐसा काम हो जाता है। लेकिन अगर वो फसल उसकी गलती की वजह से ख़राब हुई है, ठीक है, उसकी गलती का मतलब कि वो देख रेख नहीं कर पाया, जानवर आके घुस गए और सारी फसल को ख़राब करके चले गए, तो इसमें तो पर्टिकुलर पर्सनल फॉल्ट है ना, तो वो कभी काउंट नहीं होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होता, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करने के पीछे 3 सेक्टर दिए हुए हैं, 3 तरीके से इसको काउंट किया जाता है। एक कैजुअल बेसिस पे काउंट किया जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है, एक वीकली बेसिस पे काउंट किया जाता है। तो 3 तरीके से, ईयरली बेसिस, डेली बेसिस और वीकली बेसिस। इसके अंदर बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं कि अगर आप एक दिन के अंदर 3 घंटा भी काम कर लिए 1 साल के अंदर, तब भी आप एम्प्लॉयमेंट कहला देते हो, एम्प्लॉयमेंट कहला देती गवर्नमेंट कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कभी आपने साल के अंदर 6 महीने भी काम किया और आपने काम करने के बाद में तब भी आपको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉय कहलाती है। तो इसके सेक्टर्स होते हैं, उसको टाइप्स में ही समझ सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ वो है नहीं इतना डिटेल में, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अभी आप बस ये मोटी मोटी चीज़ें देखते चलो कि क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, तो साइक्लिकल के अंदर ये बता रहा था मैं, एक ट्रेड साइकिल होती है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रेड साइकिल टाइप की होती है। इस साइकिल के अंदर क्या होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं। तो अप एंड डाउन्स के अंदर क्या होता है, एक टाइम होता है कि इकोनॉमी यहाँ पे है, ठीक है, कांस्टेंट है इकोनॉमी यहाँ पे, मतलब नॉर्मल है इकोनॉमी, मान लिया हमने इकोनॉमी नॉर्मल है। इकोनॉमी बढ़ना जब शुरू करती है, इकोनॉमी जब जीडीपी के हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, तो जीडीपी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और एक पीक पोजीशन पे पहुंच जाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीक। और ये इतनी अच्छी पोजीशन होती है कि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी रिसोर्सेज भी मिल रही हैं, पॉवर्टी भी नहीं आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये डाउन होना शुरू कर देती है। जब डाउन होना शुरू कर देती है तो इस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, रिसेशन कहते हैं।
अब इकोनॉमी में क्या आना शुरू हो गया, रिसेशन आना शुरू हो गया, इकोनॉमी डाउन हुई, लोगों हाँ बढ़ता हुआ, ये आपका पीक पोजीशन हो जाती है, इंक्रीजिंग, इसको हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो इंक्रीजिंग वाला उसको कहते हैं, जब ये नीचे आ रही होती है तो इसको रिसेशन वाला पीरियड कहते हैं। नीचे आ गई, अब ये रिसेशन के पीरियड में इकोनॉमी आ गई। रिसेशन में लॉसेज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जाती हैं और प्रॉब्लम होती है, हाँ सॉरी जॉब्स जाती हैं, मतलब जॉब्स जाती हैं, जो भी आपकी जॉब्स होती हैं वो जॉब जाया करती है रिसेशन के पीरियड के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या करती है रिसेशन के टाइम में, थोड़ी सैलरी भी कट कर लेती है, जॉब नहीं लेगी लेकिन सैलरी तो कट कर ही लेती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब रिसेशन के से भी बुरी एक कंडीशन होती है कि इकोनॉमी निगेटिव में चली गई है, ठीक है। यहाँ तक पॉजिटिव थी, अब क्या हुआ, निगेटिव में चल, यस तो जैसे कोविड-19 के समय, हाँ कोविड-19 के समय में हुआ, रिसेशन से इकोनॉमी पहुंच गई हमारी डिप्रेशन में। कहाँ चली गई, डिप्रेशन के अंदर चली गई, ठीक है। हमारी इकोनॉमी इतनी डिप्रेशन के अंदर नहीं गई, खैर हमने रिकवरी अच्छी कर ली इकोनॉमी के बाद में। अगर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में देखो तो हम लोग पॉजिटिव में पहुँच गए, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में हम लोग निगेटिव में थे, और आने वाले 1 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत सही हो जाएगी। लेकिन हाँ इस साल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में हुई है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक बार इकोनॉमी टूटती है अगर, तो बहुत समय ले लेती है इकोनॉमी रिकवर करने में। हमारी इकोनॉमी अच्छी है क्योंकि हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हम प्राइमरी सेक्टर को जितनी वैल्यू देते हैं, सेकेंडरी को भी उतनी देते हैं, टर्शरी को भी उतनी देते हैं हम सारी। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा वैल्यू देती हैं सर्विसेज सेक्टर को, और वो सर्विस सेक्टर को देने की वजह से क्या होता है, अब सर्विस सेक्टर, कोविड जैसा टाइम आ गया, सारे सर्विस सेक्टर बंद है, कोई सर्विस सेक्टर खुला नहीं है, प्रॉब्लम हो गई, पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ हो गया, तो उस सर्विस सेक्टर ने उनकी इकोनॉमी इतना पीछे फेंक दी कि उनको रिकवरी करते करते थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। रिटेलर वगैरह, होलसेलर, सब किस में आता है, ये रिटेलर, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है सब, हाँ कौन से सेक्टर में आता है, सेक्टर्स में आते हैं। तो ये तो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग सर्विसेज दे रहे हैं आपको, सर्विसेज का मतलब टर्शरी सेक्टर हो जाएगा जहाँ पे सर्विस देंगे आपको। तो सर वही मैन्युफैक्चर वगैरह सेकेंडरी में, हाँ अगर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके कहीं पे पैकेट पैक हो रहे हैं, उसके बाद वो लेके निकल रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना जोमेटो वाले के पास में गए, जोमेटो वालों ने पैक कराया वहाँ से, उसके बाद में फिर वो लेके आ रहा है। तो जो दुकान वाला होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो भी सर्विस दे रहा है, पहले जोमेटो वाले को और जोमेटो वाला आपको दे रहा है, तो वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमी चली गई। अब जैसे ही डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमी जाती है तो डिप्रेशन के बाद में बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, आपका जॉब लॉसेस शुरू हो जाते हैं। एक होती है इन्फ्लेशन की कंडीशन, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, बहुत हैवी महंगाई हो गई। एक होती है डिफ्लेशन की कंडीशन, कि महंगाई जो है बिल्कुल भी प्राइसेस गिरते चले गए, इतने गिरते चले गए कि डिफ्लेशन मार्केट के अंदर आ गया। थोड़ा बहुत उसको पैरेलल करने की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा हैवी इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ज़्यादा डिफ्लेशन अच्छा है। हमको जैसे सर कोई भी कंट्री सर उसने सर बिना किसी लिमिट के सर करेंसी नोट छापने लगे थे, या सर समझे याद नहीं ऐसा कंट्री का नाम, सर वहाँ पे सर इन्फ्लेशन होता है कि डिफ्लेशन? जो आप बात कर रहे हो वो मलेशिया की बात है, ठीक है। मलेशिया के, नॉर्वे के अंदर भी एग्जैक्टली, नॉर्वे के अंदर भी हुआ था, मलेशिया ने भी किया था। तो उसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने प्रिंटिंग, जैसे परमिशन नहीं होती है कि आप अपने नोट प्रिंट करके खुद अपनी कंट्री में छाप, ऐसा करने लगे तो आरबीआई के पास में जाएगी गवर्नमेंट, कहेगी नोट छापो और लोगों को बांटना शुरू कर दो। लेकिन जब ऐसे बांटना शुरू कर देते हैं तो नोट बांटने की वजह से इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कहते हैं। महंगाई पता क्यों हाई हो जाती है? महंगाई इसलिए हाई हो जाती है कि लोगों के पास में पैसा बहुत है, लोगों के पास में बिल्कुल मनी बहुत है। अब मनी बहुत है, आप सोचो ज़रा, आप एक मिठाई की दुकान पे जा रहे हो लगातार, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक मिठाई की दुकान पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे जाने के पास में आप उससे पूछते हो कि भाई ये बताओ बर्फ़ी कितने रुपए किलो है, उसने बताई आपको 100 रुपये किलो। अभी आपके पास 100 रुपये नहीं थे, 90 रुपये थे, आपने उससे बार्गेनिंग की कि यार 90 की लगा लो, 90 रुपये की दे दो, ठीक है। अब आपकी जेब में पैसा पड़ा हो अच्छे से, ठीक है, अब आपके पास में खूब अच्छे से पैसा पड़ा हो, आप तो ताव में जाओगे रोले के अंदर, खूब उसके अंदर सामने कितने की 100, अरे तुम 120 की दो, लाओ हमको बर्फी दो। तो ऐसे करके पैसा फेंकना शुरू कर देता है ना इंसान, जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो बार्गेनिंग भी नहीं करेगा। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। हाँ
सबके पास पैसा रहेगा तो कोई मतलब उतना मैन्युफैक्चर भी नहीं करेगा। हाँ, जब सबके पास एकदम जब पैसा पास में रहेगा तो इंसान तो अपनी नवाबों वाली लाइफ जिएगा ना बिल्कुल बैठ के, और किसी तरीके से किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होगा, वो एफर्ट्स भी नहीं देगा। तो जब मार्केट में बहुत पैसा आ जाता है तो उसकी वजह से, जैसे महंगाई वाला मिठाई वाला फीस एग्जाम्पल दिया मैंने, पहले में मिठाई वो 90 में भी दे देता, लेकिन उसने जैसे देखा अरे ये तो 120 देने को तैयार है, वो तुरंत प्राइस बढ़ा देगा उसके। क्या बोलेगा, अब मैं आने वाले कस्टमर को 120 में दूंगा, तो इसके चक्कर में बेचारा वो मर गया। ठीक है, अब जो वो है 120 की ही मिठाई उसने फिक्स कर दी, तो अब ये 120 पे चलती रहेगी। यस सर, इन्फ्लेशन से पर हम लोग को फॉरेन से फायदा होगा ना, अगर जैसे कि कोई टूरिस्टर आता है तो सर उधर से तो हम लोग को ज़्यादा मिलेगा ना। अगर टूरिस्टर आ रहा है तो टूरिस्टर हमारी कंट्री के अंदर 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, बाकी जितना भी हम लोग फ़ायदा है उससे ज़्यादा तो नुकसान में जा रहे हैं। 2-3% आप टूरिज्म से कमा लोगे। ठीक है, नुकसान में कैसे जाएंगे सर, अगर इन्फ्लेशन अगर हमारा तो हमारे क्योंकि हाँ 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 वहाँ पर तो सर हमारा सर अगर हम लोग अगर लाइक नोट्स की क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर दें प्रोडक्शन में, जैसे ज्यादा नोट प्रिंटिंग होने लगे तो हमारा इन्फ्लेशन होगा, और अगर इन्फ्लेशन होगा हमारा तो वो एक्चुअली एक बैलेंस तो फिर बन ही जाएगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे नोट ज्यादा अमाउंट में प्रिंट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन से हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट में भी मदद मिल रही है, और बैलेंस तो वैसे भी बना ही हुआ है। मैं समझ रहा हूँ आपकी, आप जो बात, ऐसा ही कुछ हुआ तो वहाँ पर ज्यादा नोट छाप दिया। हाँ ये एग्जाम्पल, नोट जा रहा है तो हाँ ये पता है वहाँ पे अब जो नॉर्वे की बात हो रही थी जिसने ज़्यादा नोट छाप लिए थे कि चलो इन्फ्लेशन जैसी मतलब बेरोज़गारी को दूर करने के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए ज़्यादा नोट छाप लेते, वहाँ पे आज के टाइम में ब्रेड का प्राइस 1000 रुपये है भाई साहब, 1000 रुपये। जो ब्रेड 10 रुपये का मिलता है वहाँ 1000 रुपये में मिलता है वो ब्रेड। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर उन लोगों को तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वो लोग तो 1000 का बाय कर लेंगे, पर हम लोग को वहाँ पर 1000 का बाय करना पड़ेगा, बस हमारी नेसेसिटी होगी अगर हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। हाँ, तो उससे वहाँ के डिपार्टमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा होएगा। देखो आप मैं बता रहा बहुत सिंपल तरीके से समझो इस चीज़ को। जब इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर बढ़ता है, जब महंगाई मार्केट के अंदर बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने से एक फ़ायदा होता है आपका, वो फ़ायदा होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है हमको। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भूखमरी मर जाएगी, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, काम नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं डालना चाहते। हाँ देखो अभी क्या, जो एफर्ट नहीं डालना चाहते वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट किसी में काउंट नहीं होंगे, वो लेबर फोर्स है बस आपकी, और पूरी तरीके से वो काउंटेड लेबर फोर्स भी नहीं होती है। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स सब हैं 15 से 59 साल के, वर्क फोर्स वही है जो काम करना चाहते हैं, तो हम लोग वर्क फोर्स को काउंट करते हैं उसमें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद में मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, और जब पैसा ज़्यादा आता है तो मान लिए एक इंस्टीट्यूशन ग्रेविटी है आपका। ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगा आपका, अभी 4 लोग अगर ग्रेविटी के अंदर काम कर रहे थे तो क्या करेगा, ये 4 लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ग्रेविटी के पास पैसा बहुत है, तो ग्रेविटी क्या करेगा, 4 लोगों की जगह 6 लोगों को रख लेगा, चलो प्रेशर इन पर थोड़ा कम होगा। ये इन्फ्लेशन की वजह से 2 लोगों का रोजगार मिला नहीं मिला, सीधा एग्जाम्पल है एकदम। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होती कि लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो 4 से रिड्यूस करके 2 या 3 कर देता। ठीक है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता कर दे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा नो डाउट। लेकिन जैसे आपने टूरिज्म की बात करी, टूरिज्म की अगर बात करोगे आप, तो टूरिज्म का एक सेक्टर जो होता है वो 2% आपको या 3% की अर्निंग देता है आपको, और टूरिज्म को भी अगर आप देखोगे तो 2-3% का तो जो बर्डन पड़ रहा है वो फॉरेनर्स के ऊपर पड़ रहा है, इंडियंस के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। टूरिज्म को अगर वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं आगे, अगर यही कोई पर्सन आप सोचो 1000 रुपये का टिकट मिलता है अगर कोई फॉरेनर आता है आगरा की विजिट करने, ठीक है, अगर वो 1000 रुपये का टिकट इंडियंस को मिलने लगे, इंडियंस उसको बाई नहीं करेंगे, टूरिज्म आपका डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जब टूरिज्म को लेके ये बात चल रही है तो ये हुआ है कि रेड फोर्ट जैसे आपका एग्जाम्पल है, तो रेड फोर्ट है या कोई भी आप किसी भी जगह का एग्जाम्पल ले लो, तो उस जगह के अंदर अगर आपका टिकट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टिकट बढ़ा दिया जाए आपका, तो वहाँ पे रेशियो डाउन हो जाएगा ना लोगों का। इन्फ्लेशन की कंडीशन बढ़ी है ना, इन्फ्लेशन की कंडीशन की वजह से लोग अब फैसिलिटी कम लेना शुरू कर देंगे ना, तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी ना। फूड का एग्जाम्पल ले लो, फूड की बेसिक नेसेसिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप टूरिज़्म की बात कर रहे हो तो टूरिज़्म फॉरेनर्स को लेके रेशियो पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडियंस के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपने फूड का एग्जाम्पल, सर फूड मान लीजिए अब डबल प्राइस का मिलेगा सर, लेकिन आपके पास जो अर्निंग है सर वो भी डबल हो चुकी है।
अर्निंग डबल, देखो अर्निंग डबल हर एक सेक्टर की तो नहीं हो रही है। सर मतलब देखो ऑन एवरेज तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मैं बता रहा, अर्निंग की बात जो कह रहा हूँ, आप इसकी जो बात कर रहे हो आप मर्ज कर दे रहे हो, दो चीज़ों को मर्ज कर दे रहे हो। मैंने कहा रुपया स्ट्रांग नहीं हुआ है, रुपीज़ होती है जो रुपीज़ की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू स्ट्रांग नहीं हुई है, मार्केट में पैसा बस ज़्यादा आ गया। मार्केट की जो रुपीज़ की वैल्यू होती है, एक रुपीज़ आपका काउंट होता है जीडीपी के बेसिस पे, एक होता है आपका डायरेक्ट नेशनल इनकम के बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन इंडिया में सर जो सदर्न एशियन कंट्रीज है सर, उसमें सर जो लिविंग की कॉस्ट है सर वो यूएसए सर या जो डेवलप कंट्रीज सर उनके कंपैरेटिवली काफी लो है, एकदम लो है। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा वो इन्फ्लेशन हुआ भी सर तो फिर भी कंपैरेटिवली तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा इन्फ्लेशन हो चलेगा, मैंने ये बात बहुत पहले ही बोली, थोड़ा इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है मार्केट के अंदर, और थोड़ा डिफ्लेशन भी होना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। हमको बैलेंस रखना है। अगर हम बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे तो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं होंगी। बहुत लोगों के पास, जैसे मैंने बोला कि लोगों के पास पैसा है और पैसा होने के बाद लोग पैसा फेंकना शुरू कर देंगे, तो ये एक सेक्टर के पास में ज़्यादा पैसा है ना, हर एक पर्सन को बराबर पैसा तो नहीं मिल गया। मैंने क्या बोला, मिठाई वाले का एग्जाम्पल आपको दिया। मिठाई वाले एक बंदा जो आया 120 रुपए में भी खरीद के चला गया, दूसरा बंदा आएगा, जरूरी उसके पास 120 रुपए हो, जरूरी नहीं है ना उसके पास। गवर्नमेंट ने ज्यादा नोट छपवाए सर तो वो इक्वली ना बांटेंगे। तो गवर्नमेंट इक्वली, ये कहाँ का रूल है कि गवर्नमेंट इक्वली बांटेगी? क्यों नहीं बांट सकती सर? गवर्नमेंट प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देखो इक्वली डिवाइड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं आपके, वो सेक्टर्स इकोनॉमी तीनों की वैल्यू अलग होती है। वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी सर्विस सेक्टर वाले को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, हम लोग सोसाइटी जो है, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी है? वेलफेयर सोसाइटी है। और हम लोग वेलफेयर सोसाइटी होने के नाते हम लोग ज़्यादा जोर उस पर देते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लो कैटेगरी से आते हैं, लो तबके के लोग आते हैं, उन लोग को पैसा दें। अगर किसी के पास 0 रुपया था, आप उसको 100 रुपये दे दो, चलो गवर्नमेंट ने उसको 100 रुपया दे दिया, ठीक है। पीडीएस सिस्टम सुना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम जैसा होता है कि 100 रुपये का अनाज मिलता है, अगर चावल 60 रुपये किलो है तो वहाँ पे 7-8 रुपये किलो भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ में। तो अगर किसी गरीब इंसान को आप 100 रुपये भी दे दो तो वो 100 रुपये को भी बचाने की कोशिश करेगा, 100 रुपये की मिठाई तो नहीं खरीद लेगा, जाके बचाने की कोशिश तो करेगा ना। तो इसकी वजह से ये होता है कि हम लोग ज़्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम लोग अपनी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग लोगों को बांटने के ऊपर अगर आ गए तो सबसे ज़्यादा हम किस में बांटेंगे? इंडस्ट्रीज़ के अंदर बांटेंगे या सर्विस सेक्टर के अंदर बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है इसलिए हम लोअर में ही बांटते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग लोअर में ही बांटते हैं, हम लोग वेलफेयर क्लासेस से लोअर में बांटते हैं। हम लोग सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी लगातार बजट आता है, हर साल बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, देखा होगा आपने। तो जब भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? इनके वेलफेयर के लिए किया जाता है, वरना छोड़ दें एग्रीकल्चर को उनके हवाले के, किसान हैं, गरीब लोग हैं, अपने हिसाब से अपना एम्प्लॉयमेंट खुद ले लेंगे। हम क्यों करते हैं ऐसा? एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर अगर छापोगे तो वो ज़्यादा पैसा कहाँ चला जाता है? वो ज़्यादा पैसा चला जाता है सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के पास में, ठीक है, जाता है। ये मार्केट पॉलिसी है, मैंने बोला ये मार्केट साइक्लिकल पॉलिसी होती है। साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब ये होता है, अभी आप एक एग्जांपल ले लो, जियो का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जियो ने क्या करा, शुरू में पूरी तरीके से फ्री स्कीम सिम्स वगैरह बांटना शुरू करी कि सारी सिम हम फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में बांटेंगे, सारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में होगा, ठीक है। तो जब उसने फ्री में बांटना शुरू किया तो सारे लोगों ने अवेल करना शुरू करा उसको, सभी लोग ने ले लिया। जियो उस टाइम लगभग सभी के पास में थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बाद में, उसने फिर रिचार्जेस महंगे करे, धीरे धीरे उनको कंपलसरी कर दिया, मंथली कर दिया। पहले आप 10 रुपये का भी नेट करा के एक दिन चला लिया करते थे, आज के टाइम में आप 10 रुपये का करा पाते हो? नहीं करा पाते हो, आपको 150 रुपये का कराना ही पड़ता है। तो पैसा जो आया सर्विसेज सेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, वो पैसा मार्केट से निकला सर्विस सेक्टर में। ऐसा पैसा जो प्राइमरी सेक्टर में इंस्टॉल हो सकता था वो पैसा कहाँ चला गया? टर्शरी सेक्टर के अंदर चला गया। तो ये साइक्लिकल होता है, इसका कंट्रोल आरबीआई के पास में या आपकी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के पास में होता है,
ठीक है। तो गवर्नमेंट या आरबीआई इसको कंट्रोल तो कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कंट्रोल करना एक तरीके से पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिकल होता है, मनी अपने आप रोटेट करता है, आप मनी को कंट्रोल तो नहीं करके रख सकते, पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, तो मनी रोटेट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इन्फ्लेशन इसलिए आप मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो जो नीचे वाला तबका टर्शरी सेक्टर वाले लोग हैं, टर्शरी सेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, उनके ऊपर ओवर बर्डन इतना पड़ जाएगा कि लोग भूखे तक मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इन्फ्लेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बट लोअर कास्ट में सर अगर हम लोग दे देंगे मनी को तो सर वो तो फिर नहीं कोई भूखा मरेगा ना फिर। हाँ बेटा, बात तो यही हो रही है, लोअर कास्ट के पास में पहुंच ही कहाँ पा रहा, मैंने यही तो बोला, सर्कुलर फॉर्म ऑफ मनी है, मनी कहाँ चली जा रही है, डायरेक्टली तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू दे ही रहे हैं हम। नहीं सर, पीडीएस से जैसे इतना पता है सर इंडिया में कौन कौन लोग बीपीएल लाइन के नीचे हैं, सर उनके बैंक अकाउंट में से उनको डायरेक्टली दे दिया सर, किसी स्कीम के थ्रू उनको अपील करवा दिया, ठीक है, अल्टीमेटली तो उनके पास डायरेक्टली पहुंच गया। ठीक है। अगर ये बातें आप कर रहे हो तो ये बातें इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है, फिर ये बातें इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है। मैं ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इतनी सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट चला रही है कि लोगों को पूरे घर दे दिए उठा के, ठीक है। लोगों को पूरा राशन भी दे दिया जाता है, लोगों को रहने सहने के लिए, खाने पीने, उनके डेली के जो भी वर्किंग होती है उसके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है उनको, वो काम कर रहे हैं, वैसा गवर्नमेंट देती है। तो उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक टाइम है, एकदम से तो सबको नहीं उठा दिया जाएगा। एकदम से तो अगर सबके अकाउंट में 15 लाख भेज दिए गए, मानो आप, ठीक है, जितने भी भारत के अंदर लोग हैं सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज दिए गए, तो वो 15 लाख रुपए अगर सबके अकाउंट में, पूरी भारत के लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ ऐसे रेशियो वाइज दिया गया सर, जो बीपीएल लाइन के नीचे से उनको ज्यादा दिया गया, फिर जो लोअर बराबर हो जाए, हाँ जो लोअर मिडिल क्लास है उनको थोड़ा कम दिया गया सर, मिडिल क्लास है जो अपर मिडिल क्लास है उनको थोड़ा और कम दिया गया, और मान लीजिए अपर क्लास को दिया ही नहीं, ठीक है, फिर तो ऑलमोस्ट सब बराबर पे आ जाएगा सर। करते हैं ऐसे ही, तो रिजर्वेशन क्यों है? आपने जो एग्जांपल दिया सबसे बड़ा एग्जांपल आप रिजर्वेशन इसी को कह रहे हो, तो मतलब सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। हाँ तो हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर हम लोग के यहाँ पर सर हर एक पर्सन की अगर स्टेबल इकोनॉमी हो जाए, बराबर हो जाए, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ, तो सर क्या परफेक्ट नहीं हो जाएगा? पर बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग क्या समझ रहे हो, पिक्चर चल रही है, कोई मूवी तो नहीं चल रही है। अगर हम इकोनॉमी को रोक दें, अगर सर हमारे सर अगर 17 या 20 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, और अगर सबको केवल 100 रुपीज ही है सबके पॉकेट में, और फिर वहां से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब कुछ, तो क्या सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाएगा? स्टेबल हो सकता है, एकदम हो सकता है। आप लोग की जो सोच है बहुत अच्छी है, मैं मान रहा हूँ उस सोच को, ठीक है, और ऐसा सोचना भी चाहिए कहीं ना कहीं, वेलफेयर सोसाइटी। हाँ आप कौन बोल रहा है? एक तो क्वेश्चन का आंसर दे लेने दो। नितिन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को पैसे दे देते हैं, तो सर उसका कोई फायदा है? उसका कोई फायदा है? उसका फायदा ये है कि इंसान भूखा नहीं मर रहा। मान लीजिए अगर वो लोग, उन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो एक ही दिन में सारा पैसा खत्म करते हैं, फिर दूसरे दिन वही स्टेट में आ जाएंगे वो लोग। हाँ ठीक है, ये कंडीशन भी होती है, ऐसा भी होता है, लोग उस कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। पॉवर्टी कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से थोड़ी है, पॉवर्टी तो हमारी गलतियों की वजह से भी है ना। लोग अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी इंसान को, अगर बेगर देखे आपने भीख मांगते रास्ते के अंदर, ठीक है, आपने उनको मनी दिया, हमने उनको अपॉर्चुनिटी चलिए दी, हमने कहा हम एक आपके लिए एक सक्षम हाउस बनाए देते हैं, और उस सक्षम हाउस के अंदर जितने भी लोग हैं, आप बेगर्स हैं, पूरी सोसाइटी है, उस पूरी बेगर्स की सोसाइटी को हम क्या करेंगे, ला के रख देंगे यहाँ पे, और वो लोग क्या करें, जैसे सूत ऊत काटना हो गया या कुछ ऐसे हो गया, कोई एक एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, इसको ले जाके बाहर मार्केट में बेचा जाएगा, इस मार्केट से जो भी पैसा आएगा वो उठा के आप लोग को दे दिया जाएगा, तो आप काम भी कर रहे हो और आपकी ये चीज़ें भी चली। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग इस चीज़ को करना नहीं चाहेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, लेकिन उनको पता है इससे ज़्यादा फायदा तो हमको बैगिंग में मिल रहा था, है ना, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तो हम वहाँ कमा ले रहे थे, तो हम इस काम में क्यों इन्वॉल्व रहे, ऊपर से मेहनत भी इतनी करनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम तो हमारी भी है ना। जैसे अभी किसी ने बोला कि अगर हमको गवर्नमेंट 100 रुपये दे भी दे, हम तुरंत उठा के ख़त्म कर देंगे, खा जाते हैं। स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं हमको, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अगर किसी को देती है तो
तो क्यों देती है? एजुकेशन के लिए देती है कि आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू करोगे, एजुकेशन बढ़ाओगे। कभी कोई एजुकेशन पे खर्च करता है स्कॉलरशिप को? अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल गई 25,000 की, सबसे पहले अपाचे बाइक के लिए भागेगा कि मेरे को अपाचे मिल जाए किसी तरीके से। तो ये गलतियाँ किसकी हैं? ये गलतियाँ हमारी होती हैं ना कहीं ना कहीं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के या पॉवर्टी को क्रिएट करने के पीछे रीज़न हमारी भी है, कुछ चीज़ें हम भी कर रहे हैं गलती, ठीक है। सर वो आपकी गलती के कारण सर, आपको ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सर आप चाहते थे उसको इन्वेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल, वही मैंने बोला, आप चाहते 25,000 आपको मिले, आप इन्वेस्ट कर देते, 2 साल बाद 50,000 हो जाते, आपकी पढ़ाई का लेवल कितना हो जाता, फिर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इवन जॉब तक आप उससे पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने 25,000 तुरंत लाए और तुरंत उड़ा दिए उन चीज़ों में, ठीक है। तो ये गलतियाँ भी होती हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करती है, गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स को लाती है, स्कीम्स बनाती है, लगातार आप देखो हर साल कुछ ना कुछ बिल्स बनते रहते हैं, लगातार हर साल बजट आता है, स्टेट के बजट अलग आते हैं, सेंटर का बजट अलग आता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए तो हो रहा है, एक बैलेंस इकोनॉमी को तो चलाने के लिए होती है ये सब चीज़ें। लेकिन ये बैलेंस इकोनॉमी क्यों नहीं चल पाती? जो स्कीम्स गवर्नमेंट बना रही है वो बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट की स्कीम बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। या तो जो उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं, या तो जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो कुछ लापरवाहियाँ कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हो गया सर, सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल पैसा आ गया सर, तब तो सर इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। इन्फ्लेशन होने के बाद ऑलमोस्ट सबके पास में इक्वल पैसा ही नहीं आएगा, पहली चीज़ तो, ठीक है। ना ही डिफ्लेशन होने के बाद सबके पास में इक्वल पैसा आएगा। ये जो बीच की लाइन मैंने खींची आपके लिए कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट लाइन हो जाएगी तब लोगों के पास में इक्वल पैसा आएगा, ये बैलेंस सोसाइटी कहलाएगी। अगर सर व्हाई नॉट टू हैव अ बैलेंस सोसाइटी सर, अगर बैलेंस सोसाइटी हो जाए सर, अगर ये अगर प्रोग्राम निकाले, अगर हमारी गवर्नमेंट और एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट कर दे पूरा नेशनल वाइड, तो सर हम लोग का ही तो फायदा होगा। हाँ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल हम लोग कोशिश भी यही करते हैं कि हमारी इकोनॉमी हमेशा बैलेंस्ड ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेड चीज़ें हर साल हैपनिंग में हो जाती हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कोविड जैसी प्रॉब्लम अगर आई तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? नेचुरल कैलेमिटी है वो एक तरीके से, तो उसके अंदर लोगों का रोज़गार गया, इन्फ्लेशन भी एक टाइम पे बहुत पीक हुआ और एक टाइम पे डिफ्लेशन भी बहुत पीक पे चला गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आते चला जाती हैं। हम गवर्नमेंट को चूज़ ही क्यों कर रहे हैं 5 साल के लिए? हम इसीलिए तो चूज़ करते हैं कि हमको वो फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज हमारे तक मुहैया कराई जाए, पहुंचती रहे। तो बैलेंस्ड इकोनॉमी को ही लेके टारगेट होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी का कि एक बैलेंस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हमेशा चलती रहे। तो इसी की कोशिश भी की जा रही है लगातार, और ये बैलेंस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलती भी रहेगी, इसी की कोशिश। इसलिए आप अगर जीडीपी देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो भारत जीडीपी के मामले में 3रे नंबर पर, और बहुत अच्छी जीडीपी है भारत की, ठीक है। 3rd पोजीशन पे बात कर रहा हूँ मैं आपको, अभी के टाइम पे भी इवन इतना ज़्यादा डाउन भी हो गया, उसके बाद में जो रिकवरी की है इंडिया ने 1 साल के अंदर बहुत अच्छे से, तो ये बैलेंस्ड इकोनॉमी का तो फॉर्म है। चाइना है, चाइना यूएसए फिर इंडिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज रहती हैं। डिटरमाइन कैसे होता है सर? एक कंट्री सर इतनी करेंसी सर वो प्रिंट कर सकती है? उसकी मनी वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसकी मनी वैल्यू के मतलब एक कंट्री कितना प्रिंट कर सकती है वो डिपेंड करता है वहाँ की वैल्यू, मनी वैल्यू कैसी है। जैसे डॉलर की वैल्यू बहुत हाई रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं वैल्यू में क्या किया जाता है, डॉलर्स को नहीं छपा जाएगा, ठीक है। वो डॉलर्स कन्वर्ट होकर आते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, तो वो दूसरी कंट्रीज़ के पैसों को कन्वर्ट कर करके अपने पास में रख लेते हैं, ठीक है, ये काम होता है। लेकिन अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, नेपाल भूटान जैसी कंट्रीज़ है, वो क्या करेगी, कोशिश करती है थोड़ा पैसा को बना लेने की इस तरीके से। तो जिसकी मनी वैल्यू जैसी होगी वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कितना पैसा छापना है, कितने नहीं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर वर्ल्ड वाइड की सर कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो लाइक यूएसए की जीडीपी पे विश्वास कर ले, वो अपनी सही जीडीपी हमें दिखा रहा है? यस बिल्कुल है, IMF इसका नाम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम है। वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है ये, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको हम बोलते हैं। ये भारत के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखती है कि कौन सी इकोनॉमी किसकी कैसी है, और यही इकोनॉमी के बेसिस को डिसाइड करके हमको बताती है। जैसे अभी बताया चाइना, USA और भारत की GDP की अच्छी है, तो ये
डिसाइड करके यही लोग हमको बता रहे हैं, इससे पता लग रहा है। इंडिया की जीडीपी के बारे में तो इसने एनएसओ ने हमको बता ही दिया, एनएसएसओ वगैरह ने, तो ये रेगुलर हर कंट्री के अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पर वो तो सर एनएसएसओ तो हमारी अपनी है ना। हाँ, एनएसएसओ हमारी अपनी, आईएमएफ जो है पूरे वर्ल्ड की बताती है। और सर ये डिसाइड कैसे होता है कि सर किस करेंसी की मनी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, जैसे डॉलर कितनी ज़्यादा? हाँ, डॉलर की इतनी ज़्यादा इसलिए है कि डॉलर की परचेजिंग पावर अच्छी है। परचेजिंग पावर जिसकी जितनी अच्छी होगी उसकी मनी वैल्यू उतनी अच्छी होगी। टूरिज्म पे डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परचेजिंग पावर जितनी अच्छी, जिस पैसे की होती है वो पैसा उतना मजबूत होता है। ये चीज़ें होती हैं बस इसके अंदर, ठीक है। तो फ्लक्चुएट क्यों करता है सर डॉलर की वैल्यू? डॉलर की वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट क्यों करती है? वो कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब रुपये के कंपेयर में ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है, हर दिन 1-2 रुपये करती रहती है, ठीक है। ऐसी स्टर्लिंग एन करेंसीज भी होती हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चल रही हैं, तो उनके कंपैरिजन में भी ये करती है, ऐसे वो करती रहती है। लेकिन जो परचेजिंग पावर होती है, वो परचेजिंग पावर टाइम टू टाइम इस कंट्री की चेंज हो रही है। यूएसए ने तो अपनी सेम बना के रखी हुई है। उसने बोला डॉलर है हमारे पास में, $1 की वैल्यू हमारी $1 ही है, हमारे इतने में ही चलेगा। लेकिन जैसे इंडिया में पहुंचता है वो 70 रुपये का बन जाता है, ठीक है। जैसे एन वगैरह में पहुंचता है 60 रुपये का बन जाता है, स्टर्लिंग में पहुंचता है 40 रुपये का बन जाता है। तो ऐसे करके डॉलर की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। डॉलर को एक तरीके से इसका जीडीपी भी कुछ नहीं है डॉलर का डॉलर का नहीं सर, मनी वैल्यू का। मनी वैल्यू का जीडीपी में बिल्कुल रोल है। जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर जब वो, जीडीपी तो 3rd नंबर पे है हाँ, सर। तो नहीं उससे कम पे परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर आप देखोगे, आप लोग बहुत अंदर जा रहे हो इतना अंदर आपका है नहीं, फिर वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्रिपल-P के बेसिस पे जब इकोनॉमी काउंट होती है तो इंडिया 7वें नंबर पे आ जाता है, 7th पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। सर जैसे आपने सर अभी कोई कंट्री का नाम लिया था, नॉर्वे। नहीं सर अभी जिसकी वैल्यू $40 की, स्टर्लिंग करेंसी की बात की थी मैंने, स्टर्लिंग करेंसी की बात की थी। ये इधर चलती है आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक। तो उसकी बात होती सर है। हमारा सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सर हमारा साइमल्टेनियसली अकर करता है ना। साइमल्टेनियसली अकर तो नहीं कर सकता। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर एक टाइम पे चल रहा है और डिफ्लेशन भी मार्केट के अंदर एक टाइम पे चल रहा है, तो दोनों कंडीशन एक टाइम पे नहीं चलती है। एक टाइम पे या तो इन्फ्लेशन चलेगा या तो फिर डिफ्लेशन चलेगा। सर जैसे कि सर हम ये ऐसे देख सकते हैं ना सर, हमारा इन्फ्लेशन हुआ मास एंड ऑल का ये कोविड के समय, और डिफ्लेशन हम लोग कह सकते हैं कि लाइक जो हमारे होटल्स थे एंड ऑल दैट ये सब बंद पड़ गए एकदम, तो लाइक हम लोग ये मान सकते हैं कि इन सबका डिफ्लेशन हो गया। तो साइमल्टेनियसली अकर तो किया ये सर दो अलग-अलग लोगों के लिए सर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मतलब ये कंडीशन थी नेचुरल कैलेमिटी की, ठीक है। और जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतने ध्यान से पढ़ लो, एक वर्ड ऐड होता है ना एक्सेप्शन। तो जहाँ एक्सेप्शनल केसेस ऐड हो जाए वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1% एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे कोई असर पड़ता है ट्रेड वैल्यू का? हाँ, ट्रेड वैल्यू किस सेंस में कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ। अच्छा, ट्रेड साइकिल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसका बिल्कुल पड़ता है, एकदम पड़ता है। जब सोचो मतलब ऐसा है क्या सर जो आपने पीक बताया सर, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कोई कंडीशन है या हाँ, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, बहुत पैसा मार्केट के अंदर, मतलब हर चीज़ महंगी होती चली गई, तो वो कंडीशन पीक की कंडीशन होती है आपकी। वो सारे सेक्टर में पैरेलल होता है। अरे जीडीपी का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर भी आ जाए, सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाए, टर्शरी सेक्टर। तो सम ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ही होता है। तो सारे सेक्टर्स के अंदर महंगाई बढ़ेगी तभी तो इन्फ्लेशन होगा ना, वरना हम लोग काउंट करते हैं, ऐसा भी काउंट किया जाता है इन्फ्लेशन को, सेक्टर के हिसाब से भी काउंट करते हैं कि हाँ प्राइमरी डिफ्लेशन नहीं होगा। डिफ्लेशन नहीं होगा। डिफ्लेशन का मतलब देखो, मैंने ये बोला कि जब जीडीपी काउंट होगी तो वो सम ऑफ ऑल सेक्टर्स होता है, लेकिन अगर आप पर्सनल काउंट करना चाह रहे हो उसको, तो वो आप काउंट कर सकते हो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बेसिस पे। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का काउंट करोगे तो वो जीडीपी नहीं होगा। अगर आप जीडीपी के बेसिस पे बात कर रहे हो तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन साइमल्टेनियसली नहीं अकर हो सकते, बिल्कुल भी नहीं अकर हो सकते। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का असर पड़ता है डायरेक्टली? अनएम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल पड़ता है, एकदम पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जैसी इन्फ्लेशन, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर लो, कर लें ख़त्म, या क्वेश्चन ही करते रहोगे आज,
ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे सारे इसीलिए आप लोग के सामने लिख दिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ना सारी की सारी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लोगे तो सारी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग को यहाँ पे समझ के सब पढ़ के समझ में आ जाएंगी कि सीजनल क्या है, डिस्गाइज क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है। ठीक है, तो इस टाइप की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में ये सब देख लेना आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बन जाएंगे, क्योंकि पूछ लेता है अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन सा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एक तरीके से इसको ये कहते हैं कि आप किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक, अभी आप जॉब कर रहे हो किसी एक बीपीओ में, मान लिया आप जॉब कर रहे थे। अब उस बीपीओ में जॉब करने पे आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। आप उस 20,000 की सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, आपने क्या करा, छोड़ दिया उस जॉब को और दूसरी जॉब के लिए आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, अपने आप को चेंज करना चाह रहे हो जॉब को। तो उन टाइम, दोनों के टाइम के बीच में जो गैप हुआ उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़े समय के लिए आप अपनी हायर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब जॉब को स्विच करते हो तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है जॉब पाने तक का, तो वो कहलाता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर्चिंग पीरियड। और ऐसा इंडिया में नहीं होता है, देखो ऐसा कहाँ होता है, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होता है, क्योंकि इंडिया में मिल ही जाए 20,000 की, यही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा बेसिकली कहाँ होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होता है। क्लियर है, चलिए इन सारी चीज़ों को देख लिया। वैसे तो मैं आज आप लोग को क्वेश्चन कराने वाला था, लेकिन इतने क्वेश्चन पूछे आप लोग ने कि सारे क्वेश्चन खुद ही हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी कहाँ ख़त्म हो जाएगी, अभी पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है, पहला मॉड्यूल ख़त्म हुआ है इकोनॉमी का। ठीक है, अभी आपके और मॉड्यूल भी बाकी हैं, वो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मनी एंड क्रेडिट वाला है, अभी जितनी बातें आप लोगों ने उठाई ना यहाँ पे, ये सब मनी एंड क्रेडिट में जब हम लोग चलेंगे आप लोग को खुद क्लियर होता चलेगा कि मनी एंड क्रेडिट में किस टॉपिक की बात हो रही है हमारी। ठीक है, हाँ उस टाइम भी पूछना, उस टाइम भी पूछना, बिल्कुल पूछना, उस टाइम और कन्फ्यूज़न आएंगे आप लोग को कि सर ये कैसे हो गया। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा क्लास रहा और कम्युनिकेशन वाला क्लास रहा, बढ़िया रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।